नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा माँ की अनोखी वसीयत। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो पूजा ने दरवाजा खोला। सामने देखा तो देवर विशाल खड़ा था। अरे भैया, सुबह सुबह फोन भी नहीं किया, सब कुशल मंगल तो है ना? पूजा हैरान होकर बोली, अरे भाभी, यह मेरा भी घर है, मैं कभी भी आऊँ, मेरी मर्जी। विशाल ने तमक कर कहा तो पूजा भौचक्की रह गई। जो देवर महीनों भी घर का रुख नहीं करता था, वो आज सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सामने था। उस पर कितनी बेरुखी से बोल रहा था। पूजा ने कहा, वो आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तब तक आवाज़ सुनकर साहिल भी बाहर आ गया। अरे विशाल, तू कब आया? अरे भैया, आप दोनों मेरे आने से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर यह मेरा भी घर है, मेरा भी कुछ हक है इस घर पर। कहते हुए विशाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने मुंह बनाकर कुछ इशारा किया। पूजा चाय बनाकर लाई, तभी उसके दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। दरवाजा खोला तो दूसरा देवर और उसकी पत्नी खड़ी थी। आप लोग भी सुबह सुबह, क्या बात है? आज सबको हमारी याद एक साथ कैसे आ गई? पूजा हैरान थी। जो तीज त्योहार पर भी मुश्किल से ही आते थे, आज एक साथ कैसे? पूजा सबके लिए चाय बनाने गई। तो भैया, क्या सोचा है, क्या करना है आगे? चाय पीकर विशाल बोला। दूसरे भाई विक्रम ने साहिल की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। क्या सोचना है, क्या करना है अब मुझे? भाइयों की बातों से साहिल हैरान था। वो मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आगे मम्मी पापा की जायदाद का कैसे करना है? मम्मी के सामने ही फैसला कर लेते हैं, फिर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। छोटे भाई विक्रम ने सीधे शब्दों में बोल दिया। तुम्हें किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? साहिल ने हैरान होकर पूछा। अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि आप और भाभी सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। इस बार विशाल बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग? साहिल को गुस्सा आ गया और पूजा तो हैरान खड़ी सब सुन रही थी। तभी बाहर से आरती की थाली लेकर पिरवाजी बाहर आई। तो तुम नालायक को मेरी फिक्र नहीं हुई? कैसे तुम सबको अपनी बीमार माँ की याद आ गई? माँ को सामने ठीक ठाक खड़ा देखकर उन तीनों को पसीना आ गया। माँ, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ऐसा भला खड़ा देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें जैसे खुशी हो रही है सब सुन लिया है मैंने। इतने महीने से अपने माँ से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वो आज सुबह सुबह कैसे माँ से मिलने आ गई? मैं बताती हूँ, तुम्हें माँ नहीं, माँ की प्रॉपर्टी का लालच खींच लाया है। कहीं बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। प्रभाजी के इतना बोलते ही साहिल और पूजा के पसीने छूट गए कि कहीं माँ को हमारी प्लानिंग तो पता नहीं चल गया। पर माँ, कल चाचा जी ने तो हमें फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, विशाल बोला। विशाल की बात सुनकर प्रभाजी मुस्कुराने लगी तो पूजा बोली, तो हो, परसों हम मम्मी को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे। बाथरूम से निकलते वक्त मम्मी जी का पैर फिसल गया था और गिरते गिरते बची। मैं उन्हें वहीं बैठाकर दवाई लेने चली गई थी, तो ऐसे में चाचा जी भी डॉक्टर को दिखाने वहाँ आए थे। मम्मी से ठीक से चला नहीं जा रहा था, लगता है इसलिए उन्होंने ऐसा समझ लिया और यह अफवाह उड़ा दी कि मम्मी जी बहुत बीमार हैं। मैं जितना तुम्हें नालायक समझती थी, तुम तो उससे भी ज़्यादा नालायक निकले। आज भी तुम अपनी बीमार माँ के लिए यहाँ नहीं आए हो, बल्कि उसकी जायदाद के लिए आए हो। कहते कहते प्रभाजी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने अतीत में खो गईं। प्रभाजी अपने पति निरंजन जी के साथ बहुत खुश थीं। शादी के बाद उन्हें 3 बेटे हुए और बड़े होकर 2 बेटे इंजीनियर बन गए, तो एक ने यहीं पर रहकर नौकरी की। वक्त के साथ तीनों का विवाह हो चुका था और उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। निरंजन जी भी सरकारी बैंक के जनरल पद से रिटायर हुए थे। निरंजन बाबू के पास अलग अलग सोसाइटी में 2 फ्लैट और भी थे। उनके 2 बेटे इंजीनियर की पढ़ाई करके विदेश चले गए थे।
निरंजन बाबू और प्रभाजी बड़े बेटे के पास ही रहते थे। अपने सुखी परिवार में वह पोते पोतियों को भी उपहार में कुछ न कुछ देते ही रहते थे। निरंजन जी को एक दिन अचानक हुए सर दर्द के कारण टेस्ट करने से पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है और जल्दी उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद तो उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। उनका हालचाल पूछने के लिए लोग आते थे तो बड़ी बहू पूजा को चाय बनाने के लिए भी मुश्किल होने लगी थी। निरंजन जी के लिए फुल टाइम अटेंडेंट रख दिया गया था। पिता की खबर सुनकर दोनों बेटे आधा घंटे के लिए आए और वापस लौट गए। दोनों ने अपनी मजबूरी का बहाना बनाते हुए अपने पिता के पास यहाँ रुकने से मना कर दिया था। निरंजन जी के तो बिस्तर पकड़ते ही सब दिनचर्या बदल गई थी। साहिल और पूजा को अब वह बोझ लगने लगे थे। उनके लिए परहेज वाला खाना बनाना भी पूजा को अब मुश्किल लगने लगा। तो निरंजन जी भी तो अब बाहर भी नहीं निकल पाते थे। केवल प्रभाजी और अटेंडेंट ही उनके पास रहते थे। जैसे जैसे बहू और बेटे ने दोनों के काम से अपना पल्ला झाड़ लिया, वैसे वैसे मजबूत होकर प्रभाजी अपना और निरंजन जी का काम खुद संभालती गईं। बहू और बेटे के ऐसे रवैया से निरंजन जी बड़े परेशान हो रहे थे। इलाज व्यय तो बैंक वालों ने संभाल लिया था, लेकिन दवाई इत्यादि मंगवाने के लिए वो अभी भी पूर्णतः बच्चों पर ही निर्भर थे। उसमें भी बेटा बहू नानुकुर करते रहते। अपने बेटे बहू के रवैये से निरंजन जी की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी। समझाते समझाते प्रभाजी थक गईं, लेकिन उनका मन मानता ही नहीं था और एक दिन वो इस भरी दुनिया में प्रभाजी को छोड़कर चले गए। दोनों बेटे आए और अपने पिता के कार्यक्रम पूर्ण संपूर्ण होते ही वापस लौट गए। एक बार फिर प्रभाजी बड़ी बहू साहिल के पास ही रहती थी, लेकिन एक बेबस बेसहारा औरत का अकेला रहना कितना मुश्किल होता है यह तो सबको पता ही है। बहू भी हमेशा चिनकती रहती। अपने पति के जाने के बाद जो निरंजन जी ने रिटायरमेंट के बाद दुकान खरीदी थी, उस पर प्रभाजी बैठने लगी थी। उसके जितने भी पैसे आते अपने बेटे को दे देती थी। एक दिन पता चला कि उनके बेटे की नौकरी चली गई है, तो बेटी पर तरस खाकर प्रभाजी ने उसे दुकान दे दी थी, यह कहकर कि बेटा मेरी तो अब उम्र हो गई है, मुझे अब दुकान संभाली नहीं जाती। और प्रभाजी घर में रहकर बहू के साथ साथ हाथ बटाती। बेटे का काम फिर से चल पड़ा। तो एक दिन प्रभाजी ने अपने बेटे से बोली, मैं 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। उनकी इच्छा जब बहू को पता चली तो पूजा भड़क गई। 4 धाम की यात्रा में पता भी है कितना खर्चा होता है। हम तो कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते और आप अपनी माँ को यात्रा पर भेजेंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल पूजा छुट्टियों में विदेश जाना चाहती थी, वहाँ जाना काफी महंगा पड़ रहा था, इसलिए साहिल ने मना कर दिया था और फिर वो गुस्से में कहीं नहीं गई। प्रभाजी बहू के मुंह से यह सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनके बेटे की बोलती बंद हो गई थी। तो इसलिए फिर कभी चली जाऊंगी यह कहकर मन को समझा दिया। अब तक घर का खर्चा प्रभाजी की दुकान से ही चल रहा था। उनका बेटा जो भी कमाई होती प्रभाजी को पैसे दे देता था। यह बात पूजा को पसंद नहीं थी, तो उसने घर में बवाल मचा दिया। दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। प्रभाजी ने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाए या वह चलाएं, एक ही बात है। एक ही बेटा है जिनके सहारे वो अपना जीवन काट रही हैं और उन्हें इन्हीं के साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। क्या है 2 रोटी खानी है, जीवन जीना है, मगर यह भी नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनके घर में रहना ही बहू को खटकता है। वह बात बात पर उनका अपमान करती थी और साहिल चुप्पी साधे रहता था। जैसे तैसे प्रभाजी उनके साथ में रह रही थी, लेकिन वो बाथरूम में फिसल गई थी। मुश्किल से बहू उनका चेकअप करवा कर लाई थी। उनके पैर में हल्की सी चोट आ गई थी। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था और ना ही घर के कामों में हाथ बटा पा रही थी। वो रोज मंदिर जाती थी और भगवान के शरण में घंटे वक्त बिताती थी, लेकिन पैर की वजह से 2-4 दिन
दिनों से वो मंदिर भी नहीं गई थी, अपने घर में ही बैठी रहती थी। तो पूजा बड़बड़ाती रहती, अपनी मनोहर सूरत लेकर घर में बैठी रहती हैं। इससे अच्छा तो यही था रोज मंदिर चली जाती थी। मैं भी चैन की सांस ले लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को भी दे देती थी। अब तो उनकी नजरें खाने पर ही गड़ी रहती हैं। प्रभाजी की आंखों में आंसू आ गए। एक रात पानी लेने रसोई में जा रही थी, तभी बहू की आवाज उनके कानों में पड़ी। सुनो जी, इनका दूसरा इंतजाम कर लो। पूजा ने अपना फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम? यह सब प्रभाजी ने सुना तो वो सुन्न पड़ गईं। यह लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। साहिल की आवाज आती है। हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन प्रभाजी ने बेटे बहू को बात करते हुए सुना। उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी में लगे थे। बहू को बड़ी जल्दी थी अपनी सास से छुटकारा पाने की। प्रभाजी के पैरों से जमीन सरक गई। वो तो उनको जरा भी परेशान नहीं करती थी, अपने पोते पोती को भी देख लेती थी। अब बहू के कितने सारे काम कर देती थी। और यह बात और है, उनके द्वारा किए गए कामों की कोई गिनती नहीं है, और ऐसे दर्शाती थी कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी इन्हीं के हवाले कर दिया है, और क्या करूं? उनका सिर चकरा गया। एक दिन वो बहुत ही सुस्त और उदास अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। तभी उनकी नजर पलंग के नीचे रखी बक्से पर पड़ी तो उनकी जान में जान आ गई। हल्का सा बक्सा सरकाया, उसमें से कुछ फाइल्स निकाल उसने घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। उन फाइलों के मिलने से उनमें जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वो वकील के पास गई तो उन्होंने पेपर दिखाए। पेपर देखकर वकील ने कहा कि पति के निधन के बाद उनकी सारी संपत्ति, जमीन, दुकान, फ्लैट, सब पर पत्नी का ही हक होता है, और यह घर और दुकान भी आपके नाम पर है। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता, कानून आपके साथ है। यह सुनते ही प्रभाजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने वकीलों से सलाह ली और घर चली गई। घर आकर देखा तो उनके दोनों बेटे बहू भी विदेश से आ गए थे। प्रभाजी के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। तब तो बुलाने से कभी नहीं आए और अचानक बिना बुलाए उनके सामने थे। तभी उनके कानों में बेटों की कुछ बातें सुनाई थी और उन्हें समझने देर ना लगी। यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? दोनों बेटे ने माँ की चिंता का दिखावा किया। तभी विशाल बोला, तो आपने क्या सोचा है इस बारे में? आप देखो ना माँ, आपकी उम्र हो गई है तो आप अपनी जिंदा रहते ही सब कुछ बराबर बराबर बांट दीजिए ताकि हम भी खुश रह सकें। प्रभाजी बोली, बेटा तुम दोनों से तुम्हें बाद में बात करती हूँ, पहले अपने प्रिय बेटे बहू साहिल और पूजा से तो बात कर लूँ। प्रभाजी सामान्य होकर बोलती हैं, हाँ तो पूजा क्या कहा था तुमने कि तुम अब मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम लोग एक साथ में नहीं रह सकते, तुम्हें बहुत परेशानी होती है मेरी वजह से। बेटा क्या बताऊं, तुम्हें ही नहीं मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुशी से रह सकें। तभी प्रभाजी ने कागज पढ़कर सुनाए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस घर और दुकान और दोनों फ्लैट की मालकिन मैं हूँ। पूजा बहू तुम दोनों भी अब इस घर में नहीं रह सकते हो, कहीं जाकर ही बड़ा सा घर ले लो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। यह घर छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, अब तुम दोनों को भी घर के साथ साथ दुकान छोड़कर भी जाना होगा। हाँ बेटा साहिल, तू भी अपनी नई नौकरी की तलाश कर ले, क्योंकि मेरी दुकान पर तेरी जगह एक नया लड़का रख दिया है जो दुकान का सारा काम संभाल लेगा। प्रभाजी का साहस और हिम्मत देखकर तीनों बेटे बहू भौचक्के रह गई। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें घर से निकाल देगी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी साहिल बोला, मम्मी आपको पता भी है आप क्या कह रही हो? हमने तो आपकी इतनी सेवा की है, आप हम दोनों को घर से निकाल रही हैं। हाँ तुम दोनों ने भी ठीक सुना,
जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप यह कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके बच्चे हैं, साहिल ने कहा। तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं यह सोचकर चुप रही, कोई बात नहीं, घर की बहू है, सदा खुश रहनी चाहिए। बहू खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूंगी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे घर से ही निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का भी कोई हक नहीं है, बल्कि इस फ्लैट पर तुम तीनों का कोई हक नहीं है। कानून के हिसाब से इन सब की वारिस मैं हूँ। साहिल और पूजा प्रभा जी के सामने गिड़गिड़ाते रहे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। पूजा और साहिल की हालत देखकर बाकी के दोनों बेटे बहू की भी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपनी माँ का ऐसा रूप देखा ही नहीं था। और चुपचाप दोनों बेटे बहू जो विदेश से आए थे, बिना ना नुकुर के वहाँ से निकल गए। आखिरकार बाद में साहिल और पूजा को भी वह घर छोड़कर जाना पड़ा। प्रभा जी ने घर में 2 नौकर रख लिए, ठाठ से रहने लगी और बाकी के 2 फ्लैट को किराए पर चढ़ा दिए थे। अब प्रभा जी बेटों के सहारों के बिना सुकून भरी जिंदगी जी रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? प्रभा जी ने सही किया या गलत? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।